फौलाद सा शरीर, मूँछों पर ताव, चेहरे पर तेज और आँखों में आज़ादी का सपना, बेखौफ, निडर, दमदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज़ाद की, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और भारत के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की। ये एक ऐसा नाम था जिसने पूरे देश में आज़ादी की ऐसी अलख जगाई जिसने गोरी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। उनके दिल में बचपन से आज़ादी की ऐसी मिसाल जल रही थी कि उन्होंने केवल 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। और कमाल की बात, जब उनकी गिरफ्तारी हुई और जज द्वारा उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल खाना बताया। बहुत ही जल्द वो युवाओं के आदर्श बन चुके थे। जब अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता हद से बाहर होने लगी थी तो वे सशस्त्र क्रांति की सोच लेकर आगे बढ़ रहे थे। अपनी बुद्धिमत्ता से हर बार अंग्रेज़ों को चकमा देकर और नई नई योजना बनाकर युवाओं को एकजुट करने में लगे थे। उनका प्रण था कि उनकी आखिरी सांस तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा। वो कभी अंग्रेज़ों के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और सच में वो आज़ाद थे और हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। आज इस आज़ाद हवा की हर एक सांस में उन मतवालों की महक है। आज़ादी के हर एहसास में उस क्रांति की धमक है। आज़ादी की लड़ाई में अद्भुत वीरता का परिचय देने वाले देशभक्तों के कारण आज हम आज़ाद हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की और उनके विचार और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाबरा गांव, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में पड़ता है, उसमें हुआ था 23 जुलाई 1906 को। पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी था। इनका क्षेत्र भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र था, तो इनका बचपन भील जनजाति के बालकों के साथ गुजरा और बचपन में ही ये निशानेबाजी में निपुण हो गए। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भाबरा से और अग्रिम शिक्षा काशी विद्यापीठ से ग्रहण की। 1919 में ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये दर्शा दिया कि उनके दिल में रहम का कोई स्थान नहीं है। इस घटना ने भारतीय नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। ये वो दौर था जब चंद्रशेखर आज़ाद बाली उम्र में पढ़ाई कर रहे थे। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो युवाओं में जो आग पनप रही थी वो ज्वालामुखी बनकर फूटी। तमाम छात्र, और जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने अपने विद्यालयों को त्याग दिया। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार गिरफ्तार हुए। चंद्रशेखर आज़ाद की आयु इस दौरान लगभग 14 वर्ष की थी। तो जज ने इनको जेल की सज़ा नहीं सुनाई। इनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल खाना है। जज ने इसे उद्दंडता माना और इन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी। जब इस नन्हे बालक को कोड़े लगाए जा रहे थे तो हर कोड़े पर वंदे मातरम और गांधी जी की जय का नारा लगा रहे थे। असहयोग आंदोलन की प्रगति में चोरा चोरी घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन को वापस लिए जाने के पश्चात देश के तमाम युवाओं में गांधी जी और कांग्रेस के प्रति मोहभंग हो चुका था। ये वो दौर था जब देश के युवा इस बात में विश्वास करने लगे थे कि हिंसा को हिंसा से ही रोका जा सकता है, अर्थात अहिंसा के बल पर आज़ादी प्राप्त नहीं होगी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया और इसके गठन में चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने निर्धारित समय के लिए झांसी को भी अपना गढ़ बना लिया। ये ओरछा में, जो झांसी से ही
15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जहां निशानेबाजी के लिए एक सेंटर खोला। चूँकि इनका निशाना अचूक था तो ये दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। साथ ही साथ ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से छोटे बच्चों को भी पढ़ाते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया जा चुका था, जिसका लक्ष्य हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना करना था, परंतु इस पार्टी को कोई फंड नहीं था। पार्टी को फंड देने के लिए बमरोली में पहली डकैती की गई, परंतु वहाँ एक सूदखोर को लूटा गया और एक आम जन मारा गया। तो इससे क्रांतिकारियों को लगा कि आम जनों में डकैती ठीक नहीं है, केवल सरकारी धन पर ही लूट की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ही काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जिसमें सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद को क्विक सिल्वर कहा करते थे। इसी लूट के दौरान क्रांतिकारियों से वहाँ एक चादर छूट गई थी। उसी चादर को ट्रैक किया ब्रिटिशर्स ने और शाहजहाँपुर तक आ पहुँचे। यहाँ बनवारी लाल क्रांतिकारी जो HRA के सदस्य हुआ करते थे, इनकी वो चादर थी। बनवारी लाल की जब तुड़ाई हुई तो ये टूट और सरकारी गवाह बन गए। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए, परंतु इस कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहिड़ी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। शेष 16 क्रांतिकारियों को कड़ी सज़ा सुनाकर काले पानी की जेल भेज दिया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गतिविधियों का केंद्र कानपुर को बनाया। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को फांसी दे जाने के पश्चात पूरे दल का कार्यभार चंद्रशेखर आज़ाद के कंधों पर आ चला था। पर इसी दौर में युवाओं के दिल को छूने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह अपना नाम कमा रहे थे और बिना किसी स्वार्थ के भारत माँ के चरणों में अपना समयदान दे रहे थे। इन्हीं के सुझावों पर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद ने किया और इस सभा में प्रचार का प्रमुख भगत सिंह को बनाया गया। पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ये समझा गया कि क्रांतिकारी इसलिए अलग हैं क्योंकि वो एकाकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बंगाल, महाराष्ट्र और देश के अन्य क्रांतिकारियों के मध्य कोई तालमेल नहीं है। यह विचार किया गया कि सारे क्रांतिकारी मिलकर एक साथ ब्रिटिश सरकार पर प्रहार करेंगे, तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ उद्देश्यों को बिल्कुल स्पष्ट किया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। यहाँ कल्पना की गई कि ये आवाज़ तब तक बुलंद की जाती रहेगी जब तक एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करता है। ये आवश्यक नहीं कि केवल अंग्रेज ही भारतीयों का शोषण करते हों। 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। चूँकि इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, यही इसके विरोध का कारण बना। जहाँ भी साइमन कमीशन गया वहाँ इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसे काले झंडे दिखाए गए। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, तो भीड़ पर जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया। जब लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई जा रही थी तो उस दौरान लाला लाजपत राय ने कहा था, ये जो लाठियों का प्रहार मेरे सर पर हो रहा है, एक दिन ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगा। लाला लाजपत राय इस घटना में इतने घायल हुए कि उनका देहांत हो गया। इनके देहांत के बाद HSRA ने निर्णय लिया कि जेम्स स्कॉट की हत्या की जाएगी और बदला लिया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु जेम्स स्कॉट के ऑफिस की रैकी कर चुके थे। 17 दिसंबर 1928 का दिन था। इन तीनों ने स्कॉट के ऑफिस को घेर लिया था, परंतु दुर्भाग्य से पुलिस अधीक्षक सैंडर्स ऑफिस से निकला और जल्दीबाजी में इन तीनों क्रांतिकारियों ने उसे ठंडा कर दिया। क्रांतिकारी बड़े नैतिक व्यक्ति भी थे। जब इन्होंने इस बात को महसूस किया कि मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, मर गया सैंडर्स, तो फिर ये सहमति बनी कि भाई सैंडर्स भी अत्याचारी था, तो अपने दिल को सांत्वना दी गई।
चंद्रशेखर आज़ाद के सफल नेतृत्व में ही 8 अप्रैल 1929 को जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर केंद्रीय असेंबली में चर्चा हो रही थी तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आवाज़ करने वाला बम फोड़ा और पर्चे फेंके। बहरों को सुनाने के लिए अधिक आवाज़ की आवश्यकता होती है। इस कांड के बाद भगत सिंह आम युवाओं के दिलों पर राज करने लगे थे। चाहते तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, परंतु इन्होंने स्वयं की गिरफ्तारी दे दी क्योंकि वो न्यायालय को एक प्रचार का अखाड़ा बनाना चाहते थे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना को अंजाम देने के विरुद्ध थे क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिश सरकार नीच है, पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं, और पूरे चांस उनको लग रहे थे कि फांसी ही देगी। 23 दिसंबर 1929 को यशपाल नाम के क्रांतिकारी ने वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका। इससे भी चंद्रशेखर आज़ाद नाराज हुए क्योंकि पहले ही क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार की आंख में नासूर बने हुए थे। इससे सरकार और क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई। न्यायालय एक के बाद एक करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अनेक मुकदमों में फंसाता जा रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद को लग चुका था कि अब सरकार उन्हें फांसी ही देगी। चंद्रशेखर आज़ाद ये निर्णय ले चुके थे कि जेल को तोड़ा जाएगा और क्रांतिकारियों को आज़ाद किया जाएगा। भगवती चरण बोहरा बम बनाने में एक्सपर्ट हुआ करते थे। इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो बम बनाएं। 2 बम बनाए गए और एक बम को साइकिल पर बैठकर जब परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था तो साइकिल खड्डे में गिर गई और बम हाथ में ही फट गया। 28 मई 1930 को हुई इस घटना में भगवती चरण बोहरा की शहादत हो गई। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद का दिल दहल उठा। चंद्रशेखर आज़ाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा और मिलने का उद्देश्य था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को टलवाना और उसे आजीवन कारावास में बदलवाना। इस पर भी गांधी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार फांसी की सजा दे चुकी थी। चंद्रशेखर आज़ाद का दिल उद्वेलित हो उठा था। वो हर हाल में इन तीनों को जेल से रिहा करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से चंद्रशेखर आज़ाद हरदोई पहुँचे और यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही इन्हें सलाह दी कि वो इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिले, शायद वो कुछ कर सकते हैं। तो ये इलाहाबाद पहुँचे और उनके आवास आनंद भवन में उनसे मुलाकात की। चंद्रशेखर आज़ाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया कि वो गांधी जी से इस बात को कहें कि वो इरविन पर दबाव डालें कि इन तीनों की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदला जा सके। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद एक अपने मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा करने के लिए अल्फ्रेड पार्क पहुँचे। ये वही पार्क है जिसे आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ये वारदात है 27 फरवरी 1931 की। HSRA के ही एक क्रांतिकारी थे वीरभद्र तिवारी। उन्होंने मुखबरी कर दी। मुखबरी के चलते SSP नाट बाबर अनेक पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचा। पुलिस को आती देख चंद्रशेखर आज़ाद ने सुखदेव राज को वहां से फरार कर दिया। मौके पर पुलिसकर्मी और आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी आज़ाद ने मौत के घाट उतार दिए। अंत में जब उनके पास एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने अपने सीने में दाग ली और वीरगति को प्राप्त हुए। सलाम खून की उस रवानगी को जो आज़ाद थे और आज़ाद ही रहे। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।